Hey everyone, hey everyone. आई होप मैं ऑडिबल और विजिबल तो खैर नहीं हूँ लेकिन ऑडिबल जरूर होऊंगा। और आज के सेशन में हम के जी एस आई एस अकेडमी जो है उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। टेस्ट नंबर 1 जो कि है इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से है। ये दोनों मीडियम में होने वाला है ये लेक्चर। दोनों मीडियम में मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। देखिए, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करना है, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री हो या फिर मेडिवल हो, अगर इनको रिवाइज करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में हमको डेटेड याद नहीं होती, डेट्स हमको याद नहीं होती हैं। डेट्स को याद करना ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इसको याद कैसे किया जाए, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। और बहुत सारी याद में जो है और बहुत सारी चीज़ें मैं इसी टेस्ट सीरीज में याद करा दूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में होगा। देखिए, तो जैसे कि दोनों दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो करना क्या है आपको, वीडियो को पॉज करना है ना, वीडियो को रोकना है और वीडियो को रोक कर सॉल्व करना है खुद से। उसके बाद में आंसर के सॉल्यूशन को सुनना है। क्योंकि अगर मैं टाइम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं थोड़े हल्के चलूं। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि मैं तेज चल रहा हूं तो 0.75x की स्पीड पर आप देख सकते हैं, या फिर 0.5x की स्पीड पर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीडली बोलता हूं तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत हल्के बोलूं कि आपको 1.5x की स्पीड पर देखने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ पूछ रखा है, कुछ कुछ है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कि नॉट करेक्ट कौन सा होगा। तो दी फोर सर्किट, अब देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट जब पूछा है तो नॉट करेक्ट में हम कोशिश ये करते हैं नॉट करेक्ट में कि ऐसा आंसर देखा जाए, ऐसा आंसर देखा जाए जो कि बिल्कुल ही बेकार हो, यानी वर्स्ट हो, जिसका मेल जोल हो ही नहीं कहीं पर। ठीक है, अगर नहीं भी आता हो कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे कि चार सर्किट न्यायालयों को समाप्त करके उनके कार्यों को कलेक्टरों को सौंप दिया था। The four circuit courts were abolished and their function were transferred to collector. A law commission was set up under Macaulay for codifying Indian laws. The Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizam Adalat were set up at Allahabad. In the Supreme Court, Persian were introduced as the official language, replacing English. यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के स्थान पर फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सबसे वर्स्ट जो है वो डी ऑप्शन है, यानी यही इनकरेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज को क्यों इंट्रोड्यूस करेगा, आधिकारिक लैंग्वेज क्यों बनाएगा, फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत क्यों करेगा, आप ये सोच के बताइए। क्योंकि वो अंग्रेज है तो वो अंग्रेजी भाषा को बोल सकता है यार, अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक बना सकता है। यहाँ पर हिंदी बोलते तो तब भी हम थोड़ी बहुत चल जाती, लेकिन पारसी भाषा को यानी फारसी भाषा को यानी पर्शियन भाषा को कैसे कर सकता है। तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question, question number 2. Consider the following statement about the economic drain theory. इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी यानी आर्थिक निकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द इकोनॉमिक ड्रेन रेफर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ इंडियाज नेशनल प्रोडक्ट टू ब्रिटेन विदाउट एडिक्वेट इकोनॉमिक रिटर्न। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी में क्या बोल रहा है, आर्थिक निकास से तात्पर्य है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग को पर्याप्त आर्थिक लाभ के बिना ब्रिटेन को हस्तांतरित करना है। ये है भाई साहब। दूसरा है दी ड्रेन थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज। निकास सिद्धांत को सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में प्रस्तावित किया था। अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किताब लिखी थी, ठीक, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ ड्रेन थ्योरी यानी आर्थिक निकास का सिद्धांत। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी दे रखा है। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि दादा भाई नौरोजी थे, जो कि जिन्हें हम बोलते हैं दी ग्रैंड ओल्ड मैन, दी ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, दी ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं, दी ग्रैंड ओल्ड मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वन ओनली।
Moving to the next question, question number third. Given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is reason. Assertion दे रखा है, reason दे रखा है, और assertion reason वाले मेरे ख्याल से सरल सवाल होते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आप आइडिया लगा पाओ तो। यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग पपेट ऑफ झारखंड आर नोन एज कुंदेई, यानी जो झारखंडी कठपुतलियां हैं उनको कुंडेही के नाम से जाना जाता है। दूसरा बोल रहा है दे हैव मोर ज्वाइंट दस गिविंग द पपेटर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इनमें जोड़ अधिक होते हैं जिससे कठपुतली संचालक को अधिक लचीलापन मिलता है। देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तो नहीं बोल सकता हूँ, मॉडरेट टू टफ बोलूंगा इस क्वेश्चन को। मॉडरेट टू टफ क्यों बोलूंगा? मॉडरेट टू इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये तो स्टेटमेंट हो सकता है पता हो, स्ट्रिंग पपेट ऑफ झारखंड आर नोन एज कुंडई, तो जो स्ट्रिंग पपेट है इसको कुंडई बोलते हैं। दे हैव मोर ज्वाइंट दस गिवन द पपेटर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठपुतली को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लचीलापन मिल जाए। लेकिन ये वाला जो फीचर है ना, ये वाला जो फीचर है, ये फीचर एक्चुअल में राजस्थान की कठपुतली का फीचर है। ये राजस्थान की कठपुतली का फीचर है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये ट्रू हो गया, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विद रेफरेंस टू कुट्टू बरसई, कुट्टू बरसई। अच्छा, मैंने क्या कर दिया है, अच्छा दोनों देना चाहिए था ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। विच विद रेफरेंस टू कुट्टू बरसई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। इट इज एन द्रविडियन मार्शल आर्ट, पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन द्रविडियन मार्शल आर्ट, इट वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर, द टर्म लिटरली मीन्स एम्प्टी हैंड कॉम्बैट। हिंदी में पढ़िए, कट्टू वरसई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक द्रविड़ मार्शल आर्ट है, इसका उल्लेख सबसे पहले संगम साहित्य में किया गया था। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है खाली हाथ से युद्ध करना। देखिए, अगर कुट्टू बरसई की बात की जाए, कुट्टू बरसई, ठीक है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि हाँ तमिलनाडु से रिलेटेड है, क्यों, नाम ही ऐसा है ना, तो द्रविड़ से रिलेटेड है। बात देखिए, इट इज एन द्रविडियन मार्शल आर्ट, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, एम्प्टी हैंड कॉम्बैट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सांख्य स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, सांख्य स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी भारतीय दर्शन के सांख्य स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सांख्य स्कूल के बारे में बात करा है, सांख्य स्कूल के बारे में, तो यह स्कूल द्वैतवाद में विश्वास नहीं करता था, एंड दिस स्कूल डिड नॉट बिलीव इन डुअलिज्म। इट बिलीव दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज, यानी इसका मानना था कि सच्चे ज्ञान के अधिग्रहण के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है, दिस स्कूल हैज बीन फेमस फॉर द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आंसर है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, पहला आंसर गलत है, तो सेकंड एंड थर्ड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, ये डुअलिज्म में बिलीव नहीं सॉरी, डुअलिज्म में ये बोला नॉट बिलीव इन डुअलिज्म, हालांकि ये डुअलिज्म में ही बिलीव करता था, डुअलिज्म में ही बिलीव करता था। ठीक है, इसकी इस थ्योरी के अनुसार एक होता है प्राकृत, दूसरा होता है पुरुष। ठीक है, प्राकृत है और पुरुष है। प्राकृत मतलब जो बोल सकते हैं, प्राकृत का मतलब है कि जो ब्रह्मा है ना, और पुरुष जो आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है। डुअलिज्म है, दो फॉर्म में है, एग्जिस्ट करती है, तो ये फिलोसफी सांख्य फिलोसफी है। ये दी किसने थी, तो ये दी थी कपिल मुनि ने। किसने दी थी, कपिल मुनि ने, ठीक, कपिल मुनि ने दी थी। तो आंसर बी हो गया, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, और स्टेट भी दे रखा है, उनको सम्मिलित करना है। सम्मिलित है या नहीं है ये बताना, सॉरी नॉट करेक्टली मैच पूछा है, सम्मिलित नहीं है। देखो, ललितगिरी है, रूमटेक है, घूम मोनेस्ट्री है, नाको मोनेस्ट्री है। यहाँ पर ललितगिरी जो है, ललितगिरी है उड़ीसा में है, रूमटेक सिक्किम में ही है, सही है, घूम मोनेस्ट्री वेस्ट बंगाल में है, लेकिन नाको मोनेस्ट्री लद्दाख में नहीं दोस्तों, नाको मोनेस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, न्याय वैशेषिक मीमांसा एंड वेदांता। मुझे एक पता है, वेदांता जो है बादरायण ने लिखी थी, वेदांता किसने लिखी थी, बादरायण ने। तो यहाँ पर देखिए चौथा किसमें है, डी का 4, यानी कि न्याय गौतम, वैशेषिक कन्नड़ और मीमांसा जैमिनी। याद भी कर लेना आपको, न्याय जो है गौतम ने लिखी है, ठीक है। वेदांता को कैसे याद कर सकते हो, एक मैं याद करा दे रहा हूँ यहाँ पर, वेदांत यानी वेद प्लस अंत, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे ना वेदांत का, तो वेद प्लस अंत, है ना, और बादरायण जो बाद में आया, और अंत में अंत बाद बात थी तो एक ही है, तो वेदांत को बादरायण ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने बोला इनकरेक्ट, जब भी स्टेटमेंट देखोगे तो आप सबसे गलत ऑप्शन को चूज करो, सबसे गलत, सबसे बेकार ऑप्शन कौन सा है।
सबसे बेकार ऑप्शन देखना है, पढ़ लो पूरा, पढ़ोगे, पढ़ लिया, ठीक है। देखो, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आल्सो केम टू बी नोन एज सर्की स्टाइल। जौनपुर वास्तुकला शैली का सर्किस को सर्की शैली के नाम से भी जाना जाता है। होल्ड करते हैं, हमको पता नहीं। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मालवा स्कूल बिल्डिंग वाज द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टोन एंड मार्बल। यानी मालवा स्कूल भवनों की सबसे प्रमुख विशेषता विभिन्न रंगों के पत्थरों और संगमरमर का उपयोग था। देखो, मालवा कहाँ रीजन बिलोंग करता है? ये मालवा रीजन है। ये महाराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश वाला थोड़ा सा रीजन है, ये मालवा रीजन है, ये मालवा, मालवा। तो मालवा रीजन, यहाँ पर आपको रेड सॉयल देखने को मिलेगी, यानी लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्बल टाइप का जो है स्टोन देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये जो बोल रहा है डिफरेंट कलर्ड और स्टोन एंड मार्बल को इस्तेमाल करते थे, तो ये ऐसा कर सकते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, ये तो कर सकते हैं, ये तो ट्रू है, ये तो फॉल्स कभी भी नहीं होने वाला, यानी इनकरेक्ट नहीं होने वाला, तो ये ट्रू है। अंडर द पैटर्नोज ऑफ सूर्यवर्मन वन बीजापुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड। अब सूर्यवर्मन वन के टाइम पर बीजापुर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, ये बात बोल रहा है। थर्ड डी ऑप्शन बोल रहा है द प्रिंसिपल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग अकबर रेन वाज द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। देखो, इसको भी आप सही बोल सकते हो, क्योंकि आपने अकबर कितना तो पढ़ा होगा, इसने कहीं ना कहीं पर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करवाया। मुगलों ने तो रेड सैंडस्टोन का बहुत ही ज्यादा यूज किया था, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। बचे ये दो, तो मेरे ख्याल से आप 50-50 पे आ गए, आप जो है 50-50 पे आ गए। हालांकि इसका जो है हालांकि इसका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है ये, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, अंडर द पैटर्न, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर के बारे में आपको बताना है। इट बिलोंग टू होलिसीन एरा। इन दिस एरा मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। ये होलिसीन युग से संबंधित है। इस युग में मनुष्यों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज को समझना है आपको। न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज मेसोलिथिक के बाद आती है, मेसोलिथिक के बाद आती है न्यूलिथिक। मेसोलिथिक पहले आएगी, उसके बाद आएगी न्यूलिथिक। न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे, एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेट करेंगे एनिमल को, ठीक है, डोमेस्टिकेट करेंगे, क्योंकि इस समय पर इंसान जो है चरवाहा, चरवाहा बोल सकते हैं। इंसान जो है खाना बदोश है, ठीक है, खाना बदोश है, हिंदी में शायद ऐसी यही बोलते हैं, खाना बदोश, या फिर बोल सकते हैं शिकारी है, ठीक है, शिकारी है इस समय पर। शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए इंसान को चाहिए दोस्त। दोस्त बनता है क्या? कुत्ता, कुत्ता, जो कि उस समय पे रहा होगा वॉल्फ, है ना, भेड़िया रहा होगा समथिंग। तो उस समय पे ये होलिसीन एरा से बिलोंग करता है, और इसमें डोमेस्टिकेट किया था एनिमल्स को। तो दोनों ही करेक्ट सही हैं, बोथ 1 and 2 द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चालकोलिथिक एज। ठीक है, ताम्र पाषाण युग के बारे में पूछ रहा है, ताम्र पाषाण युग के बारे में पूछ रहा है, ताम्र पाषाण युग के बारे में। तो इसमें क्या बताना? करेक्ट बताना है। अब करेक्ट में इनकरेक्ट देख लीजिए, कहीं पर इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर इनकरेक्ट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो सारे करेक्ट हैं। तो सबसे अजीब चीज देखिए इसमें, चुनिए। अब अजीब चीज क्या हो सकती है? जैसे कि यहाँ पर देखिए, पब्लिक ऑफ दिस एज वर नॉट एक्वेंटेड विद वर्न्ट ब्रिक। ठीक है, इस युग के लोग पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग, दे वर नॉट अवेयर ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग। अब यहाँ पर मेरे को थर्ड स्टेटमेंट देखिए। देखो, युग कौन सा? ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग का मतलब समझ रहे हो कि तांबे का इस्तेमाल हो रहा है भाई। कहने का अर्थ तो ये तांबे का इस्तेमाल हो। जब इंसान तांबा बना सकता है, तो क्या वो कपड़ा नहीं बना सकता? यानी कताई बुनाई नहीं कर सकता? तो कह रहे हैं देवर नॉट अवेयर ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। भाई ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। थर्ड वाला कहीं गलत, थर्ड वाला गलत, थर्ड वाला गलत। ये द करेक्ट ऑप्शन। यानी पीपल इसके इस समय के बट वृक्ष का इस्तेमाल नहीं जानते थे, और ना ही वे राइटिंग जानते थे। इन दोनों बातें सही हो गई, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ में आ गया थर्ड स्टेटमेंट मैंने कैसे गलत किया? मैंने ताम्र पाषाण युग की बात करी, और ताम्र पाषाण में जैसे तांबे का इस्तेमाल तुम जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई साहब स्पिनिंग और वीविंग नहीं जानते हो, यानी कपड़े की बुनाई नहीं जानते हो, कताई बुनाई नहीं जानते हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? तो थर्ड हमने गलत कर दिया, हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, चालकोलिथिक एज के बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ क्या? चलो बता दे रहा हूँ अभी। चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज ये पूरी जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसीलिए ही ये लोग राइटिंग नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ज्यादा से। ठीक है, दूसरा बात देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ोगे, ठीक, भारत सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको दिखाई देगा कि वो लोग तो वंट वृक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। वंट वृक्ष यानी कि जला के, यानी कि भट्टे में पकाकर ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चालकोलिथिक एज जैसे, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, वो मड वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? मड वृक्ष, मड ब्रिक, यानी जो मिट्टी से बनी हुई ब्रिक है, उसको पकाया नहीं, मतलब ऐसे ही लगा दिए कुल मिलाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यानी हड़प्पन मेटल्स और सोर्स रीजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
यहाँ पे देखिए गोल्ड, कोलार, कॉपर, खेतरी, टिन, अफगानिस्तान और लफिस लजूरी। अच्छा यहाँ पर देखो गोल्ड जो है, गोल्ड गोल्ड कहाँ पर मिलेगा? तो गोल्ड का रीजन कोलार है। कोलार केजीएफ याद करो, केजीएफ मूवी देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड याद है? कोलार गोल्ड फील्ड क्या बोलता है? वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, सो आई कांट अवॉइड, है ना? ऐसे कुछ बोलता है। ठीक है, गोल्ड जो है कोलार है, कॉपर खेतरी माइंस हैं, कॉपर की राजस्थान में खेतरी माइंस हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं। टिन अफगानिस्तान में है, बिल्कुल सही बात है। लपिस लजूली खोरासान में नहीं है बल्कि अफगानिस्तान में ही है, ये अफगानिस्तान में ही है, तो लपिस लजूली इनकरेक्ट हो गया, डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इनके बारे में कुछ कुछ उपवेद एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड उपवेद को देखना है। तो उपवेद, वेद के उपवेद कौन कौन से हैं? तो देखिए, अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो बातें बन जाएंगी। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में कुछ कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल है, ठीक है, मेडिसिन के बारे में लिखा है, तो उसका उपवेद है जो दवाइयों के बारे में बताएगा, वो वेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद, याद रहेगा, ठीक है। यजुर्वेद के मैं बारे में बताऊं तो यजुर्वेद में धनुर्वेद, यजुर्वेद का वेद है धनुर्वेद। तो देख लीजिए, यजुर्वेद का, देखिए ऋग्वेद का मैंने बता दिया क्या, धनुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद का मैंने बताया आयुर्वेद। तो एका देखो, एका दो, एका दो, एका दो, ये कट गया, ये कट गया, ए बचा और सी बचा, ए सी बचा हमारे पास में, ए और सी बचा। तो बी का चौथा तो मेरे पास पता चल गया, सी और डी में देख लेता हूँ। यजुर्वेद का मैंने बताया, यजुर्वेद का क्या बताया मैंने? धनुर्वेद, यानी ए का दूसरा और सी का तीसरा, कहीं पे देखो, ए का दूसरा, सी का तीसरा, ए का दूसरा, सी का तीसरा, इसी में, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। कहीं पर नहीं दिखेगा, सी का तीसरा कहीं नहीं दिख रहा है, ए का दूसरा, सी का तीसरा नहीं है, यहाँ पर ए का पहला है, सी का तीसरा है, तो ए का दूसरा, सी का तीसरा। तो पढ़ सकते हो यहाँ पर, क्या क्या पढ़ सकते हो बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद को क्या बोलते थे? ऋग्वेद को आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। यजुर्वेद को धनुर्वेद बोलते हैं। सामवेद, जो सामवेद है ना, साम दाम दंड वेद, ठीक है, ठीक है, सामवेद को गंधर्व वेद बोलते हैं, और अथर्ववेद को शिल्प वेद बोलते हैं, अथर्ववेद को शिल्प वेद बोलते हैं। अथर्ववेद का जो शिल्प वेद है ना, इसमें शिल्प है, यानी मैथमेटिक्स वगैरह की बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटर वैदिक एज इज नॉट करेक्ट? लेटर यानी कि उत्तर वैदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा कथन सही नहीं होगा आपके हिसाब से? देखो, मैंने बोला सबसे ऑड देखना है, ऑड, नॉट करेक्ट का मतलब ऑड, यानी कि कतई अजीब टाइप का दिख रहा है। द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड, राष्ट्र अपीयर्ड हो सकता है। द किंग डिड नॉट पॉसेस स्टैंडिंग आर्मी, राष्ट्र शब्द पहली बार इसी शब्द में सामने आया था। राष्ट्र शब्द पहली बार इसी अवधि में सामने आया था, हो सकता है। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, उस समय पर ट्राइबल सेना होती थी, ठीक है, क्योंकि अभी सोचो वैदिक एज की बात कर रहा है, अभी महाजनपद टाइप बन ही रहा है, ठीक है। उस समय पर उस समय पर स्टैंडिंग आर्मी कैसे हो सकती है, ठीक है, उस समय तो ट्राइब होती थी, तो यार बात सही है, यानी स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं होगी, ट्राइब्स की आर्मी होती थी। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिगिन ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस समय पर कुछ सामाजिक भेदभाव जो है शुरू होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सामाजिक भेदभाव उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी गलत कौन सा? डी। द कंसेप्ट ऑफ गोत्र डिसअपीयर्ड, देखो कितना अजीब बोल रहा है, गोत्र की अवधारणा इस समय लुप्त हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? गोत्र की अवधारणा तो अब तक अभी भी चल रही है, तो वो जो बीज बोया गया है ना डिस्क्रिमिनेशन का या गोत्र वगैरह का, वो आज भी पैदा है भाई साहब, वो तो डिसअपीयर्ड नहीं हुआ बल्कि और बड़ा है, ठीक है। तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी महाजनपद और रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। महाजनपद को रिवर के साथ में एसोसिएट कर रखा है इन लोगों ने, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा यहाँ, अंदाजा कैसे लगाओगे? अंगा, ठीक है, अंगा की अगर आपको याद रखना है कि अंगा, अंगा को बोलते हैं चंपा, तो चंपा मेरे अंग से लिपट गई, अब देखो अजीब नहीं बोलना, ठीक है, अंगा जो है चंपा जो है मेरे अंगों से लिपट गई, तो चंपा का हो गया अंगा, तो अंग चंपा, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर सही है। कोसाला, कोसाला जो है वो एक्चुअल में अयोध्या है, क्या है? अयोध्या, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है, तो कोसाला सरयू नदी के किनारे लिख रहा है, बिल्कुल लिखा है। कोसाला भी हो गया सरयू रिवर पर, सरयू रिवर पर कोसाला भी है। फिर है वत्स, वत्स, जैसे वत्स, तो वत्स यमुना रिवर पर है, वत्स यमुना रिवर पर है। अश्वाका जो है, अश्वाका, अश्वाका देखो, अश्वाका जो है नर्मदा रिवर पर नहीं है, ये एक्चुअल में कहाँ पर है? ये जो है अश्वाका आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और जबकि नर्मदा रिवर है यहाँ फ्लो करती है, नर्मदा रिवर ये मध्य प्रदेश की तरफ फ्लो करती है, ये नर्मदा रिवर, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर रहा।
तो महाराष्ट्र में फ्लो नहीं करती है, तो अश्वका जो है नर्मदा रिवर पर नहीं है, ध्यान रखना है। तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अलेक्जेंडर इन्वेजन वाज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन एंशिएंट यूरोप केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद एंशिएंट इंडिया। अ सिग्निफिकेंट कल्चरल डेवलपमेंट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ गांधारा। यानी सिकंदर का आक्रमण पहला अवसर था जब प्राचीन यूरोप भारत सॉरी सिकंदर का आक्रमण पहला अवसर था जब प्राचीन यूरोप प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आया। दूसरा दे रहा है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास गांधार में कला के एक महानगरीय स्कूल की स्थापना थी। तो दोनों में से बताना दोनों सही हैं या गलत हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझो कि सिकंदर जो है ना, सिकंदर की सेना किस समय आई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। सिकंदर की सेना आई थी धनानंद के समय पे, किसके? धनानंद। तो धनानंद के समय पे आई थी सेना, सिकंदर की सेना। आपको ध्यान है उसमें बहुत सारे इतिहासकार कहते थे, इतिहासकार क्या कहते थे कि सिकंदर धनानंद की आर्मी बहुत बड़ी थी, इसके कारण भाग गया सिकंदर, आगे नहीं बढ़ा। दूसरा कहते हैं सेना थकी हुई थी इसलिए आगे नहीं बढ़ी। तीसरी बात ये थी, ये एक नदी थी, नदी का नाम आपको बताना, ठीक है। एक नदी थी रास्ते में पड़ गई थी, जो कि तैर के इसके जो आर्मी थे ना यहाँ तक तो आ गए, इसके तार इधर इसके नदी के पार धनानंदा रहता था, तो वो नदी पार करने से इनकार कर देते हैं सिकंदर के सिपाही जो हैं नदी पार करने को मना कर देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय ये अवधारणा थी कि जो दुनिया है खत्म है, यानी इस नदी से अगर आगे बढ़े हम तो गिर जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक उस समय पर। तो अब ऐसी बात कौन कर सकता है जो पहली बार आया होगा, यानी जो सिकंदर का आक्रमण है वो पहला अवसर ही रहा होगा, तो पहला सही है। दूसरा भी सही है, ये गांधार कला इधर से ही आई है, तो दोनों ही सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिज्म के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल ना, ये ईश्वर और आत्मा के विचार को अस्वीकार करता है, बिल्कुल सही बात है। इट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड इम्परमेनेंस, ये पुनर्जन्म और अनियतता की अवधारणा को स्वीकार करता है। तो बौद्ध धर्म में आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा का तो स्थान नहीं है, यानी आत्मा परमात्मा को नहीं मानते बौद्ध धर्म वाले। लेकिन एक चीज जरूर मानते हैं, वो मानते हैं पुनर्जन्म। अब बोलोगे यार ऐसी कैसी बात कर सकते हैं, पुनर्जन्म की कैसे मान सकते हैं जब आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। एक्चुअल में पुनर्जन्म को साइंस भी मानती है, ठीक है, साइंस भी मानती है पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं मानते लोग, कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है नहीं हो, उस पर तो नहीं कह सकते, लेकिन साइंस भी पुनर्जन्म को मानती है। पुनर्जन्म मतलब वो कॉन्शियसनेस तो वो नहीं रहेगी, इंसान पुनर्जन्म कर रहा है। कॉन्शियसनेस यहाँ पर पुनर्जन्म का मतलब ये है कि एक एटम है ना, हमारा शरीर बहुत सारी सेल से मिलकर बना है ना, या फिर एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तो इन्हीं एटम्स का बाद में हम जो है पैदा होते हैं, तो उसका विखंडन हो जाता है, कुल मिला के जब हम मर जाते हैं तो विखंडन हो जाता है। हो सकता है वही एटम फिर दोबारा से निर्माण करके फिर हम फिर दोबारा से वही बन के आ जाए, ऐसा साइकिल हो सकता है, ठीक है। तो ये ईश्वर के विचार को अस्वीकार करता है, इसका यही भी था। अब यहाँ पर देखिए दोनों हो गए, यानी ये पुनर्जन्म और अनित्यता की अवधारणा को स्वीकार करता है, ईश्वर और आत्मा के विचार को अस्वीकार करता है, और इसका उद्देश्य सामाजिक मतभेदों को समाप्त करना नहीं था। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, ये इसका उद्देश्य तो सामाजिक अवधारणाओं, जो सामाजिक मतभेद चल रहे थे उनको ही तो समाप्त करना था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं वही बौद्ध धर्म में जाते हैं आजकल, ठीक है, मतलब आजकल के जाते हैं, मतलब गए ही थे उस समय के, ठीक है। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया, पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विद रेफरेंस टू जैनिज्म, है ना, जैनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट अडॉप्टेड द प्राकृतिक लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल टू प्रीच द डॉक्ट्राइन। देखो बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, पाली और प्राकृत दोनों भाषा का इस्तेमाल किया था बौद्ध धर्म ने, ठीक है। पाली भाषा ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, जैन धर्म की, ठीक है, जैन धर्म तभी फला फूला है, वो प्राकृत भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था, कैसे किया था याद है, सल्लेखना गए थे, सल्लेखना करने कहाँ गए थे, कर्नाटक, कहाँ गए थे, कर्नाटक। किसके संग गए थे बताना है आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, मौर्यन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो द एम्पायर हैड अ हाईली, अच्छा देखो नॉट करेक्ट बोला है ना, जैसे ही नॉट करेक्ट आ जाए तो वैसे ही आपको क्या करना है, चौकन्ना हो जाना। नॉट करेक्ट में हमको ऐसा देखना है जो कतई मतलब उलूल जुलूल का स्टेटमेंट हो। द एम्पायर हैड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल, यानी साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरीगत सॉरी साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही शासन था, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। की पोस्ट एंड डिपार्टमेंट वर सुपरवाइज्ड बाय ऑफिशियल लाइक अमात्य एंड अध्यक्ष, तो यानी प्रमुख पदों और विभागों की देखरेख अमात्य और अध्यक्ष
जैसे अधिकारियों द्वारा की जाती थी। ये भी बात सही है। द मौर्यन स्टैंडिंग आर्मी वाज रिक्रूटेड एक्सक्लूसिव फ्रॉम क्षत्रिय आर्मी और द टैक्स वर लेवाइड इन बोथ कैश एंड काइंड, यानी यहाँ पे देखो मौर्य स्थायी सेना में केवल क्षत्रिय वर्ण से ही भर्ती की जाती थी, कर नकद और वस्तु दोनों रूप में लगाया जाता था। इसमें नहीं कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता है, ये जो है सी इज द इनकरेक्ट। क्यों है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम क्षत्रिय, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कितना बेहुदा बात कर रहा है। क्योंकि मौर्यन एम्पायर, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानोगे ना आप, तो ये खुद शूद्र क्लास से बिलोंग करते हैं, ये खुद शूद्र था, ये खुद शूद्र थे, सॉरी था नहीं थे, ये शूद्र थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य खुद शूद्र थे, तो क्षत्रिय को ही सिर्फ भर्ती करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक ठीक है, आपको यहीं पर मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन दोनों में, जैन में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बोला गया है, क्षत्रिय बोला गया है, ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बोला गया है, शूद्र बोला गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लिए। उर पट्टिनम गडिका गदिका गडिका और कटिकाई, तो इनको अटेंड कर, वो इनको जो है उनका मीनिंग क्या होता है, जो टर्म दे रखे हैं उनका मीनिंग बताना है आपको। बताइए, देखिए मैं तो एक चीज जानता हूँ कि विशाखापट्टनम नाम की एक चीज है, विशाखापट्टनम जो है एक बंदरगाह है, तो यहाँ पर मुझे पट्टिनम दिखाई दे गया, और पट्टिनम मतलब पोर्ट हो गया, यानी बी का पहला होगा। बी का पहला मुझे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बी का ए में दिखाई दे रहा है और सी में दिखाई दे रहा है, यानी ए और सी में, यानी मैं 50-50 पर आ गया, मैं 50-50 पर आ गया। ए का क्या आ गया, ए का क्या आ गया, पट्टिनम पोर्ट है ना, पट्टिनम के आगे पोर्ट आ गया, तो ए का मुझे पहला दिखाई दे गया, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बी का पहला दिखाई दे गया, बी का पहला दिखाई दे गया मुझे। तो मेरे पास में एक चीज समझ में आई कि पट्टिनम तो पोर्ट को बोलते हैं, और जो गदिका होता है वो परफ्यूमर होता है, ठीक है, और गदिका परफ्यूमर होता है, और होता है असेंबली ऑफ विलेज एल्डर, और कटकई असेंबली ऑफ लर्न पर्सन। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, देखो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, ये भी है यार, ठीक है, सी का तीसरा, डी का चौथा, देखो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि गदिका परफ्यूमर है, ध्यान रखना, गदिका परफ्यूमर है, कटकई असेंबली ऑफ लर्न पर्सन है, यानी कि विद्वानों की सभा है कटकई, गड़का इत्र बनाने वाला है, पोटनम गांव के बुजुर्गों, पोटनम जो है बंदरगाह है, और क्या है, गांव के बुजुर्गों की सभा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other as reason. पढ़िए एक बारी, पैर हो गया। चलिए देखिए, बहराम जी एम मालाबारी फाउंडेड द सेवा सदन इन 1908 एंड रीजन दे रखा है, इट वाज हिज एफर्ट दैट लेड टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी क्या बोल रहा है, बहराम जी एम मालाबारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना करी थी, यह उनके प्रयास ही थे जिसके कारण संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ है, संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ। देखो बहराम एम मालाबारी यानी बी एम मालाबारी जो है ना, उन्होंने सेवा सदन तो 1908 में स्थापित किया था, यानी स्थापित किया था, यानी सदन की स्थापना करी थी सेवा सदन की 1908 में ही करी थी, और बहराम जी एम मालाबारी थे, तो पहला तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इट वाज हिज एफर्ट दैट लेड टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट इनसे पहले आया, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन एज ऑफ कंसेंट एक्ट इनसे पहले आया, ठीक है, इससे पहले 1843 के अराउंड ऐसी कुछ आया समथिंग, आई थिंक, इतना मुझे ध्यान आ रहा है, उससे उसके बाद में आया होगा। तो कुल मिलाकर इनके ही एफर्ट थे कि उनकी एफर्ट की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। लेकिन ध्यान रखो, मैंने बोला 1908 से बहुत पहले आया, तो इनका एफर्ट तो नहीं रहा होगा, इसके कारण तो, यानी इसकी स्पष्टीकरण ये तो नहीं कर रहा है, दोनों सही तो हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट दैट वर नेक्स्ट under doctrine of lapse policy and arrange them in correct chronological order। मुझे पता है कर लोगे आप लोग, जैसे कि आबाद 1854 में हुआ था, यानी सबसे लास्ट में तीसरा है, देखो फ्रेम भी बहुत अच्छे से किया है क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड लास्ट में दे ही रखा है सब में, यानी कि एबीसी में से ही हो सकता है, एबीसी में से ही हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, कितना खेलोगे हमसे बबुआ, है ना। ये हो गया अवध, हो गया सबसे लास्ट, अवध हो गया सबसे लास्ट, ठीक है। सतारा, संभलपुर, देखो सतारा, संभलपुर और नागपुर, देखो मैंने एक्चुअली ट्रिक बना रखी थी, सतारा, संभलपुर, ठीक है, संभलपुर, ठीक है, सतारा पहले आएगा, फिर संभलपुर आएगा, फिर उदयपुर आएगा, इस तरह से आप भी ट्रिक बना लेना, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, तो सतारा पहले आएगा,
फिर संबलपुर आएगा, फिर उदयपुर, फिर नागपुर। ठीक है, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड अवध, यानी कि सतारा संबलपुर से शुरू कर दो, यानी 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, हाँ ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डेट याद करें, हमेशा ईयर याद हो जरूरी नहीं है, हालांकि ये क्या है, देखो अवध जो है 1854 में हुआ था, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, किसकी मैं बात करूं, इसकी नागपुर की, ये 1843 में हुआ था। 1853 में हुआ था, ये 1853 में हुआ था। तो इस तरह से पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग रिवोल्ट मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पाइका रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, मोमरिया रिवोल्ट। ठीक है, मोमरिया रिवोल्ट और कुका मूवमेंट। याद करो कुका मूवमेंट कब का है। ठीक है, याद करो जल्दी से, इसका आंसर हमको बताइए। इजी क्वेश्चन है, इजी तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए, पैका रिवोल्ट। ठीक है, एक मैं बोल सकता हूँ कि एक जो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए वो है रिवोल्ट ऑफ विजय विजयनगरम का विद्रोह, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा पूछा नहीं जाता ज्यादातर, और मुझे आज तक तो दिखाई नहीं दिया, पहली बार दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए देखो, मोमरी रिवोल्ट ये एक्चुअल में असम का है। मोमरी रिवोल्ट जो है असम का है, 1769 में आता है। 1769 में आता है, मैंने याद बड़ा गंदे माइंड से याद किया है 1769। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, आप याद रख लें, मोमरी असम। ठीक, असम से है, रिलेटेड है, 1769। कूका मूवमेंट ये पंजाब का है, कूका मूवमेंट पंजाब का है, और ये चला है 1840 से लेकर 70 तक के बीच। तो मुझे इस तरह से याद आ गया, 1840 से 70, और ये 1769। रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम मैंने कहा पता नहीं हो सकता है। पाइका रिवेलियन, पाइका रिवोल्ट है ना, पाइका 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 मतलब पैदल, पैदल पैदल आदमी है, बिल्कुल पैदल, दिमाग से पैदल आदमी है। दिमाग से पैदल आदमी से मैंने बोला 17-18 लिखो, और उसने लिख दिया 18-17। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने दिमाग से पैदल आदमी से बोला कि तुम 17-18 लिखो, 17-18 लिखो, इसने क्या लिख दिया 18-17। यानी याद हो गया, क्या याद हुआ मुझे, मुझे याद ये हुआ कि पाइका रिवोल्ट जो है ये 1817 का है। ठीक है, कूका मूवमेंट 1840 का है, ये 70 तक चला है। मोमरी रिवोल्ट मैंने अभी याद कराया था 69 एंड 1769। और रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम बचा, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा। राजा विजयनगरम जो है वो है 1794, 1794। ठीक, अब लगा लो अपने अपने हिसाब से। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। थर्ड कहाँ में, थर्ड, थर्ड हो गया। उसके बाद में आ जाएगा आपका कौन सा, थर्ड, थर्ड के बाद आएगा हाँ दूसरा। ठीक, थर्ड 2 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4 करेक्ट हो गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्ट पेयर्स एंड सेंटर ऑफ रिवोल्ट दे रखे हैं और लीडर दे रखे हैं, बताना है आपको। देखिए आपको ये तो याद होना चाहिए, और नहीं है तो कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जनरल वक्त खान दिल्ली से ही थे, बेगम हजरत हजरत महल लखनऊ से थी, कुंवर सिंह झांसी से नहीं थे, बल्कि ये बिहार से थे। ठीक है, बिहार से, ठीक है, बिहार जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे, जगदीशपुर से थे, बिहार के जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, देखते हैं आई थिंक 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए 50 क्वेश्चन, तो हम 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर दे रखे हैं जो नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो, भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी दे रखी हैं, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस रामाबाई रनाड़ी दे रखी हैं, आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई सरस्वती दे रखी हैं, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एनी बेसेंट दे रखी हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा जो है गलत है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है आपको। दोनों तरफ पढ़ सकते हो, भारत स्त्री मंडल, महिला सामाजिक सम्मेलन, आर्य महिला समाज और अखिल भारतीय समाज। पढ़ लिया, समझ में आ गया। डी जो है ये इनकरेक्ट है, एक्चुअल में एनी बेसेंट नहीं है, ये मार्गरेट कजिन है, मार्गरेट कजिन है, जिन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस स्थापित किया, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस स्थापित किया है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस स्थापित किया। कौन है वो, मार्गरेट, मार्गरेट, मार्गरेट कजिन, मार्गरेट कजिन। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये डेट याद करा दूं क्या, डेट भी याद कर लेते, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आए तो डेट से आए। तो सरला देवी चौधरानी है, जो सरला देवी चौधरानी है, उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना करी थी, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना करी थी सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ने। कहाँ पर करी थी, इलाहाबाद में करी थी। कहाँ करी थी, इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसे बोल सकते हैं 1910 में, 1910 में, 1910 में, 1910 में। ठीक है, 2 मिनट रुकना।
ओके, तो भारत स्त्री महामंडल की बात हमने कर ली। भारत स्त्री महामंडल जो है सरला देवी चौधरानी थी, जो कि 1910 ठीक है, थोड़ा काम आ गया था एक्चुअली। दूसरा कहा था लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो इसको रमाबाई रनाडे ने ही स्थापित किया था, यानी रमाबाई रनाडे ने किया था स्थापित, ठीक है। लेकिन ये कब किया था, ये तो इसका मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस रमाबाई रनाडे, चलो कोई बात नहीं यार, मुझे याद है, आ नहीं रहा है अभी, ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है, और ये मार्गरेट कजिन है, और इसकी स्थापना जो करी गई है वो करी गई 1927 में, ठीक है, 1927 में मार्गरेट कजिन के द्वारा, ठीक है। और आर्य महिला समाज की बात की जाए तो आर्य महिला समाज जो है 3 साल पहले, यानी कांग्रेस बनने से 3 साल पहले 1882 में स्थापित की जाती है, 1882 में स्थापित की जाती है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस जो है रमाबाई रनाडे ने स्थापित किया है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या था, 2 मिनट। ओके, तो ये है 1904, ठीक है। तो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस जो रमाबाई रनाडे स्टैब्लिश कर रही है, ये है 1904, ठीक है, 1904। तो याद कर लीजिए, भारत स्त्री मंडल 1910, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस रमाबाई रनाडे 1904, आर्य महिला समाज 1882, पंडित रमाबाई सरस्वती हैं, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, ठीक है। एनिवेशन नहीं, मार्गरेट कजिन है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, मिटा देता हूँ यार, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1927, ठीक है। अब पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लीजिए अब, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फाउंडेशन, यानी निम्नलिखित सामाजिक सुधार संगठनों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सेवा सदन, सत्यशोधक समाज, तत्वबोधिनी समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इनको याद करना है, सेवा सदन, सत्यशोधक समाज, तत्वबोधिनी सभा और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टैब्लिश करी थी, जनरल जनरल ओकूट ऑलकुट ऑलकुट ठीक है, जनरल ऑलकुट। एक इनके साथ में लेडीज और थी, उनका नाम बताइए आप, एक लेडीज और थी, ठीक है। एनी बेसेंट का नाम नहीं ले देना, क्योंकि एनी बेसेंट बनती है 1907 में, 1907 में एनी बेसेंट बनती हैं, ठीक है। कहाँ, अडयार मद्रास में इसकी ब्रांच खोली जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। अच्छा, सत्यशोधक समाज किससे रिलेटेड है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है, महात्मा ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने बता दिया। सेवा सदन बीएम मालावारी, ये थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, बीएम मालावारी। तो बीएम मालावारी कब हुई था तत्वबोधिनी सभा, 1908, सॉरी कहाँ गया मैं, सेवा सदन 1908 क्या ही हो गया मुझे, बीएम मालावारी, ठीक है। सत्यशोधक समाज ये हुआ है 1873 में, 1873 में, ठीक है। ये 1908, 1873। तत्वबोधिनी समाज, तत्वबोधिनी सभा 1839, ठीक है, 1839। और बचा क्या तुम्हारे पास में, ये बचा हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये 1875 में, 1875 में। अब लगा लो, अब लगाओ कौन सा बैठेगा, ये बैठेगा दूसरा तीसरा, 1873, 1839, यानी कि थर्ड पहले आएगा, थर्ड, तीन दो चार एक, 3 2 4 1 कहाँ दे रखा है, एज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। याद कर लो, फिर मैं सही से परमानेंट लिख दूं क्या, परमानेंट लिख देता हूँ, ठीक है। सेवा सदन 1908 बीएम मालावारी, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873, तत्वबोधिनी सभा और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये 1875 में है, 1875 में है। और तत्वबोधिनी सभा है 1839 में, 1839 में, ठीक है, 1839। अरे लिखा नहीं जा रहा यार, 1839, 3 2 1 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, कभी कभार मुझे भी दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो दिक्कत कब करते हैं, जब तुमको रेट नहीं पता है तब। वैसे अगर आते हो तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत करेंगे, सिंपल है।
यहाँ पर देखो 26 क्वेश्चन बोल रहा है, 26 क्वेश्चन बोला द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये 1885 में बनी है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सबको मिलाकर आईएनसी बनाई थी, आईएनसी बनाई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी 1885 में। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1843। हाँ, ये भी बात सही है। क्या ये बिकॉज रीजन सही है? बिल्कुल रीजन सही है। क्यों? ये बात इस कथन को सेटिस्फाई कर रही है कि अगर मान के चलो ये नहीं थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, क्योंकि बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो है वो 1847 में फाउंड हो चुकी है पहले से ही, इसलिए तो नहीं थी। यानी बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन टर्म और मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दान, दंडपाशिक दंडपाशिक, दूतक, पंचायतन और महाप्रतिहार। महाप्रतिहार तो बताना है भाई साहब आपको, ठीक, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, देखो दंडपाशिक जो है जिला स्तर का पुलिस अधिकारी होता था। दंड मतलब पुलिस, पुलिस का मतलब है दंड देने वाला। दूतक जासूस लिखाई है उन्होंने। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली होती है। महाप्रतिहार शाही मंदिर का मुख्य पुजारी नहीं बल्कि एक गार्ड हुआ करता था, गार्ड। ठीक है, तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चोला इज नॉट करेक्ट? चोला के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है आपको। चोला के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो चोला कहाँ पर किंगडम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साउथ की किंगडम को, सॉरी साउथ की, यानी संगम एज की बात चल रही है। चोला, चोलचेर पांड्या, तो चोला जो है वो कहाँ पर बसे हुए हैं? तो देखो, ये टेरिटरी वाज सिचुएटेड बिटवीन द गोदावरी एंड द बिला रिवर बोला है, गोदावरी एंड द बिला रिवर। दे मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी ऑफ फॉर ओवरसीज एक्सपेडिशन। एलारा वाज अ चोला प्रिंस हु इन्वेडेड श्रीलंका इन द सेकंड सेंचुरी। ओरैयूर, तो सेकंड सेंचुरी बीसी है। ठीक है, ओरैयूर वार फेमस फॉर इट्स कॉटन ट्रेड। देखो ओरैयूर जो है, ओरैयूर, ठीक है, ओरैयूर एक बंदरगाह है जो कि कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था, ये बात सही है। इलारा चोल प्रिंस था, इलारा नाम था इसका। ठीक, इलारा एक चोल राजकुमार था, प्रिंस था, जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व सेकंड बीसी एंड 2 BC एंड सेकंड बीसी के टाइम पर श्रीलंका इन्वेड किया। ठीक है, अब जब इन्वेड किया, श्रीलंका में गए हैं चोल लोग, जब श्रीलंका में ये जा चुका है तो यार यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पथ बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो तो एडम ब्रिज की बात कही जाती है, लेकिन एक्चुअल में सच नहीं है वो। ठीक है, अभी तक तो मतलब इतना ज्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन वो तो एक मतलब कहानी, मतलब एपिक है रामायण, तो उसमें दे रखा। लेकिन दरअसल श्रीलंका उस समय पर नहीं था कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर नेवी के थ्रू ही गए होंगे ना श्रीलंका, उड़ के तो गए नहीं होंगे उस समय पर, नेवी भी था। तो यानी कि ये वाले ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या, दियर टेरिटरी वाज सिचुएटेड बिटवीन द गोदावरी एंड द बेला रिवर, नॉट एट ऑल। गोदावरी नहीं, यहाँ पर पेन्नार रिवर होगी। कौन सी हो गई? पेन्नार, पेन्नार रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। आर इन द मौर्यन पीरियड वर्ण एग्जिस्टेड बट देयर वाज इंप्रूवमेंट इन द सोशल स्टेटस ऑफ शूद्र। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ था, क्योंकि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य यानी सीरियम चंद्रगुप्त मौर्य खुद शूद्र थे। तो यानी सुधार हुआ ना, यानी सुधार हुआ था। दिस पीरियड विटनेस्ड ग्रेटर लेवल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का उच्च स्तर देखा गया। हाँ बिल्कुल सही है। क्या ये रीजन है? बिल्कुल सही रीजन है। क्यों? अगर जहाँ पर व्यापार होगा, जो शहर होते हैं ना, वहाँ पर जातिवाद कम होता है। क्यों? वहाँ पर व्यापार होता है, वहाँ के लोग इधर उधर के आते रहते हैं, तो हम किसी की जाति वगैरह में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं, हमें अपने काम से काम होता है। तो ये दोनों ही सही है, यानी बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विद रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री which of the following statement is not correct? Chola administration lie in the running of autonomous institution. Pallavas were earlier feudatory of Satvahana. The royal emblem of Cholakya of Badami was Varaha. A whole inscription of Pulakeshin Ditiya written by his court poet Bijneshwar। यानी कि चोल प्रशासन स्वायत्त संस्थाओं के संचालन में निहित है। पल्लव पहले सातवाहनों के सामंत थे। बादामी के चालुक्यों का राज चिन्ह बराहा था। पुलकेशिन द्वितीय का अहल शिलालेख उसके दरबार के कवि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बताइए अब, तो देखिए करेक्ट कौन सा नहीं है, ये देखो ये तीनों सही हैं, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का अहल शिलालेख जो है उसके द्वारा कवि द्वारा, विज्ञानेश्वर कवि नहीं है एक्चुअली। ठीक है, विज्ञानेश्वर कवि नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विज्ञानेश्वर कवि नहीं है इसका। इसका कवि जो है, इसका कवि जो है वो है, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। क्या नाम था उसका यार। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है ये विज्ञानेश्वर तो नाम नहीं था। ठीक है, विज्ञानेश्वर नाम नहीं था जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है,
क्या नाम था यार? हाँ, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, विज्ञान श्रेणी रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। ठीक है, तो रवि कीर्ति नाम था, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर, मैं भूल गया देखो, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति नाम था। ठीक है, रवि कीर्ति नाम था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 20 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, आज के तो कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम तो आपको पता होना चाहिए। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? ये कालिदास ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? ये लिखी है पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा का बेटा था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र की प्रेमिका थी मालविका, ऐसी करके। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंगा के बेटे की कहानी है। तो मालविका अग्निमित्रम कहाँ है, कहाँ गया? डी का तीसरा, डी का तीसरा, ई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लगा लो, बाकी सब कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। कुमार संभवम, तो शंभु, शंभु जिसे बोलते हैं शंकर जी, कहाँ है? शंकर शिव के जन्म की कथा है कुमार संभवम में। ठीक है, रघुवंश एंड रघुपति रीत सदा चलाई, वचन जाए पर, सॉरी, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। तो रघुवंश कहाँ? विष्णु के मूल रूप, यानी राम जी कौन थे? विष्णु जी के अवतार थे। रघुवंश विष्णु के, ऋतु संहार, ऋतु के बारे में। सिंपल से यार, सिंपल है, सी करेक्ट ऑप्शन। 32 का क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। बात वही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत संपूर्ण मैसूर क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है, आपको ये पता होना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या होता है? 1792, 1792, 1792 में होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। उसमें भी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होती है। तो उसमें पूरा मैसूर तो नहीं लिया गया था। मैसूर पूरा जब छीना जाएगा उस समय पर टीपू की मृत्यु हो जाएगी, तभी छीन पाएंगे। और टीपू की मृत्यु कब होती है? टीपू की मृत्यु जो है ये होती है 1799 के अराउंड, जहां पर टीपू को मार दिया जाता है, यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और इसके दोनों बेटों को ले उठा के ले जाएंगे। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो यहाँ पर देखिए पायनियर था रॉकेट टेक्नोलॉजी का। तो टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रदूत माना जाता है। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ये गलत है, R2 है। तो देख लीजिए, ए एज फॉल्स, आर एज ट्रू, एज फॉल्स, आर एज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी इज नॉट करेक्ट। खिलजी लिख रखा है, खिलजी इज नॉट करेक्ट। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। He established 4 separate markets in Delhi. Market भी. The sale of liquor and intoxicant was prohibited during his reign. A land revenue was collected in kind. ठीक, हिंदी में पढ़ लीजिए। वह पहला सुल्तान था जिसके पास एक बड़ी स्थायी सेना थी। उसने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए। उनके शासनकाल में शराब और नशीले पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित थी। और भूमि राजस्व वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था। तो ये वस्तु के रूप में नहीं, कैश के रूप में, कैश के रूप में किया जाता था, कैश के रूप में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड टर्म दे रखे हैं और मीनिंग दे रखे हैं। देखो ये दूसरा सवाल है मेरे ख्याल से। टर्म और मीनिंग का इससे पहले भी दे रखे हैं इन लोगों ने, तो बताना है आपको। बताइए। तो देखिए, सर्व और दीवाने बंदगान, दीवाने वजारत और दीवाने अर्ज, इन सबको बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपके समय पे इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। तो देखिए, सर्व जो है इरिगेशन टैक्स था। दीवाने बंदगान जैसे बंदी है ना, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स है, यानी स्लेव मतलब बंदी। दीवाने वजारत, यानी वजारत मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवाने अर्ज जो है ये मिलिट्री का होता है, मिलिट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिलिट्री का है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 को। ये तुर्क इंट्रोड्यूस्ड आर्क एंड लॉफी टावर, यानी तुर्कों ने मेहराब और ऊंची मीनारें बनवाई। ये बात सही है कि तुर्कों ने ही मेहराब और ऊंची मीनारें बनवाई। मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन तुगलक पहले आ रखा था मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक का हाई प्लेटफॉर्म बनाया, या फिर बोल सकते हैं जिसको एक ऊंचे मंच पर मकबरा बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। The Tughlaq used expensive white marble for most of their construction. तुगलक white marble का इस्तेमाल करते थे for most of their construction. New musical instruments such as the sarangi and the rabab were introduced during this period. तो सारंगी वगैरह भी इसी समय पे इस्तेमाल हुआ था। लेकिन तुगलक ने
व्हाइट मार्बल को इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि ग्रे मार्बल को इस्तेमाल किया था। ग्रे मार्बल, ग्रे मार्बल, ठीक है, ग्रे मार्बल। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म और मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चहलगामी किसने इंट्रोड्यूस की थी? अच्छा, वो दे रखा है मीनिंग, मुस्तफी ए ममालिक, मुस्तफी ए ममालिक, खजीन, जवाबत। अब बताओ यार क्या है? देख रहे हो इतना अजीब अजीब से तो नाम होते हैं। तो चहलगामी आपको पता होगा, ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। इन्हों यही चहलगानी थी जिनकी वजह से रजिया सुल्ताना भी नहीं बन पाई थी, ये सुल्तान नहीं बन पाई थी। चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 था, बिल्कुल सही है। मुस्तफी ए ममालिक, मुस्तफी ए ममालिक ही है ना, मुस्तफी ए ममालिक, मुस्तफी ए ममालिक। इन चार्ज ऑफ अकाउंट्स एंड रिसिप्ट, इन चार्ज ऑफ अकाउंट एंड रिसिप्ट, यानी कि खातों और प्राप्तियों का प्रभारी कौन था? मुस्तफी ए ममालिक। तो मुस्तफी ए ममालिक अकाउंट और चार्ज का, यानी खाते और प्राप्तियों का प्रभारी था, बिल्कुल सही है। खजीन, 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 खजीन को कोषाध्यक्ष भी बोलते हैं, तो खजाना, खजीन ऐसे याद कर सकते हैं। कोष भी खजाना होता है, तो खजीन, खजाना, कोषाध्यक्ष है। जवाबत डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी नहीं है, जवाबत डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी नहीं है, ठीक है, चैरिटी नहीं, ठीक है, ये जो है इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑथर और वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अल्लासनी पेदन्ना, तेनाली रामकृष्ण और पिंगली पिंगली सुरन्ना और अच्युत देवराय, इनमें से देखना है आपको, बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ये थोड़ा सा टफ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, लेखक और रचना नहीं पढ़ रखी है, तो मुश्किल से है, मुश्किल ही सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है डी, डी इज इनकरेक्ट, अच्युत देवराय, अच्युत देवराय, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट? हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड था क्या? हर्ष का बिल्कुल था। द सोशल स्टेटस ऑफ सूदराज इंप्रूव ड्यूरिंग हिज रेन कंपेयर टू अर्लियर पीरियड, हाँ इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि हर्ष कौन था? बुद्धिस्ट में चला जाता है, बुद्धिज्म में अपना लेता है ना, तो बुद्धिज्म तो भाई सब कास्ट को बराबर समझता है, तो हो सकता है। ही वॉज ओरिजिनली अ शैव बट एक्सटेंडेड पैटर्न टू बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजन, पहले शैव था, शैव भक्त था, बाद में ये बुद्धिज्म बन गया था, बिल्कुल सही है। हुआन स्वांग स्टेटेड अंडर हिज रेन पीपल वर टैक्स्ड टाइटली, भाई सोचो खुद, हर्ष के बारे में बोल रहा हूँ कि हर्षा जो है ये बुद्धिज्म की तरफ चला जा रहा है, बुद्धिज्म की तरफ जाएगा तो क्या लग रहा है, क्या नाम है, वो लिबरल पॉलिसी अपनाएगा या फिर बहुत ज्यादा हार्ड पॉलिसी अपनाएगा? तो लिबरल अपनाएगा, लिबरल मतलब टाइट तो नहीं होगा, लाइट पॉलिसी अपनाएगा, तो टाइट टैक्स तो नहीं लेगा, कम टैक्स लेगा, एंड डी इज द इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विद रेफरेंस टू मैत्रकाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मैत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैत्रकाज एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। ध्रुवसेना सेकंड रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन, कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन, मैत्रकों ने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, ये बताना है आपको, ठीक है। दूसरा बताना है, ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन था, हर्षवर्धन का समकालीन था, बताइए। ठीक है, देखो मैत्रका और बल्लवी, ठीक है, मैत्रका कहाँ के थे? ये बल्लवी के थे, बल्लवी, बल्लवी के थे मैत्रका, मैत्रका बल्लवी का मतलब गुजरात, ठीक है, ये वेस्ट इंडिया के थे, बिल्कुल सही है। ध्रुव सेना सेकंड रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य, इन चालुक्य के बारे में, पश्चिमी चालुक्यों के बारे में बात पूछ रहा है। किंगडम वाज फाउंडेड बाय पुलकेशन फर्स्ट, तो जो चालुक्य का जो किंगडम है ना, उसको बोल रहा है कि किसने फाउंड किया था? पुलकेशन फर्स्ट ने फाउंड किया था, क्या ऐसा है? शायद तो ऐसा ही है। पुलकेशन फर्स्ट एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ दक्षिण पथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, एंड आफ्टर हिज सदर्न कॉन्क्वेस्ट, सदर्न कॉन्क्वेस्ट, तो दक्षिण विजय के बाद दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी किसने? पुलकेशन प्रथम ने, ऐसा है क्या? तो पुलकेशन प्रथम नहीं था, ये पुलकेशन द्वितीय था, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय था, पुलकेशन द्वितीय, तो ये इनकरेक्ट हो गया, पहला सही है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिमल बसाही मंदिर का निर्माण बिमलसा ने करवाया था, देखो बिमल बसाही बिमलसा हो सकता है करवाया हो। सन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय भीमावन, तो सन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय भीमावन, तो भीमावन ने ही सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया था, दोनों ही सही हैं। विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेड हु इन्वेडेड सिंध, तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने वाला भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, क्या ये बात सत्य है?
तो सत्य तो लग रही है मुझे कि मोहम्मद बिन कासिम ही था जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी रहा है। बी देखिए, जयपाल को सबसे पहले गजनवी लोगों से उत्पन्न खतरे का एहसास हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही है। यानी मोहम्मद गौरी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग अ परमानेंट एम्पायर इन इंडिया। ऐसा कैसे होता है? मोहम्मद गौरी ने भाई साहब कितनी बार तो युद्ध करा है, यानी ठीक है, उसके ये बेचारा भाग कर आता है, कितनी बार तो युद्ध लड़ाई लड़ता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को भी हरा देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है यार, सी इनकरेक्ट है, डी सही है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुआ था, है ना? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने, तो फिर पीआरसी ने, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, और गौरी भाग गया था। गौरी को कहा था कि तुम निहत्था, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। दोबारा वो आया और पृथ्वीराज चौहान को लपेट दिया। अब ये एक्चुअल में क्या है, अब गलती है ये हमारे राजा महाराजाओं की, इसी वजह से हम गुलाम हुए। Consider the following event and arrange them in the correct chronological order. Coming of Abdul Razzaq to India, coming of Ibn Battuta, and death of Firoz Shah Tughlaq, death of Muhammad bin Tughlaq. अच्छा, फिरोज शाह और मोहम्मद बिन तुगलक, अगर ये तुमको पता है तो भी नहीं बात बनेगी। इसमें आपको डेट का पता होना जरूरी है, इसमें जो है डेट का आपको पता होना जरूरी है। तो याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कमिंग ऑफ इब्न बतूता, यानी इब्न बतूता का भारत आगमन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको डेट भी याद हो जाए। तो इब्न बतूता, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इब्न बतूता, तीन टी 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 से याद रखिए तीन, तो एक तीन 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 यानी 1333। इब्न बतूता, बहुत ज्यादा टी आ रही है ना, तीन टी आ रही है, तो तीन तीन लिख दिया मैंने, 1333 सेंचुरी। क्लियर है? एक तो मैंने याद करा दिया यार, ठीक है। डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक 1388 में मृत्यु होती है। और डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये 1400, सॉरी, डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ये 1351 में मरता है, 1351 में मरता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में मरता है, फिरोज शाह तुगलक 1388 में मरता है, 1388 में मरता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1388 में, मोहम्मद बिन तुगलक 1351, ठीक है। और अब्दुल रजाक आता है 1442, 1442, ठीक है, 1442, 1442 अब लगा लो हिसाब से, ठीक है। तो इब्न बतूता का याद हो गया 1333। और किसका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, 2431, ठीक है, 2431। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। पद्मगुप्त, धनंजय, राजा भोज, लक्ष्मीधर, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? तो राजा भोज ने एक कंपोजिशन यानी रचना करी थी, किसकी? चंपू रामायण की रचना की थी। ध्यान रखना, सी का दूसरा है, देखो तो कहीं पर सी का दूसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा यहाँ पर है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी कर लो आप अपने आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड कॉइन अधा, भिक एंड ससगानी? तो किस निम्नलिखित में से किस शासक ने अधा, भिक और ससगानी सिक्के जारी किए थे? तो ये किसने जारी किए थे, आपको ये बताना है। तो ये जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ये जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इलेवन वही असर्शन रीजन, द इंट्रोडक्शन ऑफ घंटी यंत्र, यानी घटी यंत्र की शुरुआत में। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ घटी यंत्र बाय द टुर्क मार्क्ड अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड इन द इरिगेशन मेथड। तो घटी यंत्र जो था एक उस समय पर इरिगेशन यानी खेती में इस्तेमाल किया जाता था, तो तुर्क द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंट्रोड्यूस किया गया था तुर्क वाला। दी घटिया यंत्र रिप्लेस द ट्रेडिशनल अरघट्टा। तो घटी यंत्र ने पारंपरिक अरघट्टा को स्थान ले लिया था। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से स्थान ले लिया हो, कुछ ही लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो पारंपरिक जो अरघट्टा चलता था ना, उसका स्थान तो नहीं लिया था। तो रीजन गलत है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, तो रीजन गलत है। तो क्या हो जाएगा 46 का, बताइए? सी, ये करेक्ट, बता रहे रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू अर्ली मेडिवल पीरियड ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री व्हाट डिड समय मणिग्राम एंड अंजुवनम, किस अंजुवनम रेफर्स टू? तो समाया, मणिग्रामम और अंजुवनम ने किसका उल्लेख किया है? तो गिल्ड के प्रकार का उल्लेख किया है इन्होंने, ठीक है, टाइप्स ऑफ गिल्ड का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है, एक अविकारक है, एक अभिकथन और एक कारण है। इत सिंह ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, बिल्कुल सही बात है। ही विजिटेड इंडिया टू डीपन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिज्म, ऐसा नहीं है।
ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो इत्सिंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करता है, लेकिन उसने बौद्ध धर्म को अपनी समझ को गहरा करने के लिए भारत का दौरा नहीं किया था। तो यहाँ पर ए ट्रू है, आर गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। 48 का हो गया, ठीक है, 48 भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 48 अच्छा, इसमें जो है, हाँ, बुद्धिज्म को पढ़ने तो आया ही होगा। अगर मान के जो आया है सिंह पढ़ने, तो फिर बुद्धिज्म तो पढ़ने आया होगा। लेकिन जो है यहाँ पर ये बात, रीजन सही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बी सही होगा। सिंह विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, ही विजिटेड इंडिया टू डीपन हिज अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑफ बुद्धिज्म। ये बात भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ए का। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। पढ़िए। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्सियन आर्किटेक्चर लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड अलाई दरवाजा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई दरवाजा एंड कुतुब मीनार, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पारसी लोग आए थे जो, है ना, तुर्क आए थे एक्चुअली, तुर्क के बारे में बात करी थी हमने, तुर्क के बारे में बात करी थी, ध्यान करो। तो तुर्क पारसी बात एक ही है। तो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जो है, ठीक है, जो लोफी टाइप का चीजें होती हैं, उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो तुर्क पारसी बात एक कर सकते हैं, करा होगा। पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ सूफी ट्रेडिशन, हाँ, तो बोथ 1 and 2, सूफी ट्रेडिशन भी इसी समय पर आया था। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion भाई, the Nayak were appointed by the Vijayanagar king. Nayak were appointed by the Vijayanagar king. They were responsible for the defense of their assigned territory. तो देखिए, नायकों की नियुक्ति विजयनगर राजा द्वारा की जाती थी, क्योंकि वे अपने निर्धारित क्षेत्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये 50 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 का भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही। ठीक है, बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ विद सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पैसा लूँ, ठीक है, मैंने भी कहीं से अरेंज किया तो आपको भी अरेंज करके दे देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको बस व्हाट्सएप के लिए नीचे कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, सॉरी एंड करते हैं इस लेक्चर को। और अगले लेक्चर में हम आपको 51 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर ये 100 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए।